रूथलेस एग्रेशन एरा, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं गाइस जो कि आपने बहुत बार इस चैनल पे पहले सुने हैं, क्योंकि इस सीरीज को हमने कवर करा है और शुरुआत करी थी कि आखिर कैसे एटीट्यूड एरा के खत्म होने के और WWE ने जब WCW को परचेज करा उसके बाद एक चेंज की जरूरत थी। हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट सुपरस्टार्स की, जैसे कि जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर, जिनका बहुत बड़ा रोल था, जिनका राइज हुआ इस रूथलेस एग्रेशन एरा में। एक कमाल की फैक्शन एवोल्यूशन जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। और उसके बाद सीजन 2 में हमने बात करी हॉलीवुड रॉक के बारे में, क्या उनका यहाँ पे इम्पैक्ट था, साथ के साथ कुछ नई स्टिपुलेशंस जैसे कि मनी इन द बैंक एलिमिनेशन चेंबर जो कि WWE इस एरा के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाई, और कैसे एटीट्यूड एरा के बाद एक नया चेंज आया इन द फर्स्ट एवर विमेन्स रेवोल्यूशन। और आज के इस एपिसोड से हम शुरुआत कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ दिस सीरीज। दिस इज द सेकंड लास्ट एपिसोड जहां पे हम बात करेंगे गाइस एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो कि उस पॉइंट पे सबको लग रहा था खत्म हो चुका है, उसके लिए आगे कुछ नहीं बचा है, एंड हिज नेम इज द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स। लेकिन कैसे WWE ने इस चीज को वापस रेजरेक्ट किया, उन्होंने एक मरी हुई चीज को वापस जिंदा किया, एंड हाउ शॉन माइकल्स रिटर्न्ड एंड हैड द बेस्ट सेकंड रन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, एंड आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे इस सीरीज के रिटर्न के लिए, और साथ के साथ आगे भी जो कंटेंट रिटर्न करने वाला है, बिकॉज वी आर नाउ बैक इन एक्शन। तो आप लोगों से मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि इस वीडियो को अब एंड तक जरूर देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, और ये जो रूथलेस एग्रेशन का एपिसोड नंबर 9 है आई थिंक, इसमें शॉन माइकल स्टार्ट करते हैं, बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनके पास उस पॉइंट में WWE में सब कुछ था, लेकिन साथ के साथ उनके बेटे का बर्थ, उनकी वाइफ, ये सारी अच्छी चीजें उनके अंदर हो रही थी, और अगर WWE में वो इस पॉइंट पे वापस आके कुछ और अचीव करते तो वो एक्स्ट्रा होता, ऐसा नहीं था कि उनको भाई लगता कि कुछ कमी रह गई है। शॉन माइकल्स का जो करियर है वो मिड 90s के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, और जबकि ये कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं था बॉडी वाइज, ऐसा नहीं था इनकी बहुत कमाल की फिजिक है, लेकिन ही वाज अ स्टार इनसाइड द रिंग। ये वो सुपरस्टार है जिसने एथलेटिक टाइप ऑफ रेसलिंग को एक शुरुआत दी थी इन द WWE, एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ऐसा यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, रॉब वैन डैम और ब्रूस प्रिचर्ड भी बोलते हैं। और जबकि शॉन माइकल्स के पास एक कमाल का गिफ्ट था टू परफॉर्म इनसाइड द रिंग, जैसे जैसे वो पॉपुलर हो रहे थे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था उस चीज को मेंटेन करने का, लेकिन इस गिफ्ट के होने के साथ साथ शॉन माइकल्स के साथ एक बहुत बड़ा इशू था, एंड दैट वाज हिज एटीट्यूड। और एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से शॉन माइकल्स बिहेव कर रहे हैं उनके साथ डील करना बहुत मुश्किल हो गया था, और वो चीज जो है उनको सिर्फ इसलिए बचा के रख रही थी क्योंकि ही वाज सच अ गुड परफॉर्मर इनसाइड द रिंग। लेकिन WWE ने सोचा क्यों ना हम इस चीज को यूज करते हैं स्टोरी में, और शॉन का ये जो गुस्सा है उन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक फैक्शन के अंदर, जहां पे वो जुड़े पॉल लेवेक ट्रिपल एच के साथ, और समर ऑफ 97 के अंदर WWE ने फॉर्म करा द फैक्शन डी जनरेशन एक्स। और माइकल कोल यहाँ पे कहते हैं उस टाइम पे जो कैरेक्टर शॉन प्ले कर रहा था वो कैरेक्टर नहीं था, ही वाज एक्चुअली एक्टिंग लाइक शॉन माइकल्स, क्योंकि वही उसका ऑफ द कैमरा भी बिहेवियर था। लेकिन इस एटीट्यूड ने बाकी सारे सुपरस्टार्स को एक लाइट दिखाई कि हम भी एक पुश कर सकते हैं अपने कैरेक्टर के अंदर, और बहुत सारी बातें बोली गई कि अगर शॉन माइकल्स ये नहीं करते तो भाई शायद बाकी भी कोई सुपरस्टार्स अपना एटीट्यूड नहीं दिखा पाते इस रूथलेस एग्रेशन एरा को जो है आगे बढ़ाने के लिए। शॉन माइकल्स इस पॉइंट पे WWE चैंपियन थे, लीडर ऑफ डी जनरेशन एक्स थे, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन प्रोफेशनल रेसलिंग। लेकिन वो सारी चीजें बदल गई ऑन जनवरी 18, 1998 रॉयल रंबल पेपर व्यू, जब अंडरटेकर के साथ उनका मैच हो रहा था। उन्होंने अपनी बैक को हर्ट किया और उनको रप्चर्ड डिस्क्स की जो है प्रॉब्लम हो गई। वो कहते हैं कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जब यूजुअली लोगों को होती है, उसके बाद उनकी सर्जरी तो होती है, लेकिन उस पॉइंट पे वो एक बहुत लो क्वालिटी की लाइफ ही आगे जी पाते हैं। शॉन माइकल्स वाज आउट, और केविन नैश यहाँ पे कहते हैं कि उनको बहुत बुरा लग रहा था शॉन के लिए, क्योंकि उसका इकलौता ड्रीम था टू बिकम अ WWE सुपरस्टार, और इस इंजरी की वजह से जो है उसका ड्रीम वापस छीना जा रहा था। इवन विंस मैकमैन रेसलमेनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करते हैं कि शॉन माइकल्स इंजर्ड है, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का या रेसलमेनिया का अब पार्ट नहीं बन सकता है। और इस सर्जरी को करवाने के बाद शॉन माइकल्स काफी ज्यादा एडिक्ट हो गए थे टुवर्ड्स पेन
रिलीफ मेडिकेशन, और उनका जो है टीवी पे रोल काफ़ी इनकंसिस्टेंट हो गया था, जबकि WWE कोशिश कर रही थी उनको यूज़ करने की काफ़ी अलग अलग तरीकों से, जैसे कि एज जनरल मैनेजर, रेफरी, कमेंटेटर। लेकिन इस पॉइंट पे जबकि उनका इन रिंग करियर खत्म होता हुआ दिख रहा था, साथ के साथ कुछ और मेजर प्रॉब्लम्स चल रही थी शॉन माइकल्स के साथ, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था उनके आगे। ट्रिपल एच याद करते हैं इस मोमेंट को जब उनके साथ टेकर, ऑस्टिन और रॉक थे, और शॉन माइकल्स भी वहीं पे थे, और उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस किया, काफ़ी गलत हरकतें करी। और उस पॉइंट पे इन सारे बड़े स्टार्स ने विंस मैकमैन को जाके बोला कि हम इस नेगेटिव वाइब को अपने लॉकर रूम में नहीं रख सकते हैं, एंड इनफ इज इनफ। और वो पॉइंट था मे बी जब विंस ने बात करी शॉन माइकल्स से, एंड शॉन माइकल्स लेफ्ट WWE और वापस वो अपने होम टाउन सैन एंटोनियो टेक्सास में चले गए, एक बार री इवेल्युएट करने के लिए, फिर से सोचने के लिए कि आखिर मुझे अपनी लाइफ के साथ इस पॉइंट पे करना क्या है। सो शॉन माइकल्स स्टार्टेड हिज फैमिली, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ जो है वो काफ़ी टाइम स्पेंड करा, उन्होंने फिर से बाइबल पढ़नी स्टार्ट करी, कुछ अच्छी आदतें उनके अंदर वापस आई, और इस पॉइंट पे वो कहते हैं मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ये एक ऐसा पर्सन है जो मुझे बनना है, दिस इज हाउ आई एम सपोज टू बी। वो बंदा नहीं जो कि पहले बुरे तरीके से एक्ट कर रहा था इन द WWE, लेकिन अपनी वर्स्ट मोमेंट, वर्स्ट सिचुएशंस में भी शॉन माइकल्स का जो प्यार था रेसलिंग के लिए वो कभी खत्म नहीं हुआ, एंड शॉन लव्ड रेसलिंग। ब्रूस प्रिचर्ड यहाँ पे बोलते हैं कि भाई शॉन माइकल्स को मैं विजिट करता था काफ़ी बार इन हिज रेसलिंग स्कूल, जहाँ पे बिल्कुल अलग वर्जन ऑफ शॉन माइकल्स मुझे देखने को मिलता था, और मेरी सिर्फ उसके लिए एक ही एडवाइस रहती थी कि अगर तुम 5 साल पहले वाला शॉन माइकल्स नहीं बन सकते तो यू कैन स्टिल बी द हार्ट ब्रेक किड एंटरटेनर, जो कि इस पॉइंट पे चेंज होके आ सकता है। वो कहते हैं मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि शॉन माइकल्स बदल सकता है। और रॉ जून 3, 2002, ऑलमोस्ट 1.5 साल WWE से जाने के बाद शॉन वॉज रेडी टू रिटर्न टू द WWE, और यहाँ पे गाइज वो वापस आते हैं एज अ मेंबर ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि NWO। और इस पॉइंट पे शॉन माइकल्स कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो गया है, एंड फॉर द बेटर। केन और एक्स पाक यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे शॉन माइकल्स का जो ये रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लेके आया, ना ही सिर्फ उन पे बल्कि WWE कंपनी पे, क्योंकि उस पॉइंट पे शायद उस चीज़ की उन्हें ज़रूरत भी थी। लेकिन एक चीज़ गाइज यहाँ पे बदली नहीं थी, भले ही शॉन वापस आ गए थे, उनका कोई इरादा नहीं था टू एक्चुअली रेसल एवर अगेन। लेकिन NWO के साथ रिंग साइड रहते हुए, उनके सारे मैचेस देखते हुए शॉन को रियलाइज हुआ कि ये मूव्स तो मैं अभी भी शायद कर पाऊंगा, मे बी उस इंटेंसिटी से नहीं जो कि मैं एक टाइम पे करता था, लेकिन तब भी एक लिमिटेड वे में। और अपने आखिरी मैच के 4 साल बाद, जो कि लोगों को लग रहा था शॉन माइकल्स का लास्ट मैच एवर है, उनके पास एक मौका था नाउ फाइनली अ शॉट एट रिडेम्पशन इनसाइड द रिंग। और अपने इस WWE रिटर्न के 2 महीने बाद उन पे कोई एक बहुत बुरा अटैक कर देता है बैक स्टेज, और पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उनका क्लोजेस्ट फ्रेंड ट्रिपल एच है। और ये WWE की स्टोरी लाइन सेट हुई थी समर स्लैम के लिए, ट्रिपल एच अगेंस्ट शॉन माइकल्स, जो कि एक नॉन सैंक्शन्ड स्ट्रीट फाइट थी। केविन ओवेंस इस टाइम पे कहते हैं कि भाई शॉन माइकल्स वो सुपरस्टार था जिसने सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर करा है, और उस टाइम पे मुझे लग रहा था अगर शॉन लड़ेगा भी तो ये उसका आखिरी मैच होने वाला है। ब्रायन गेविट्स, जो कि उस टाइम पे WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव थे, वो कहते हैं कि भाई हमने इस मैच को नॉन सैंक्शन इसलिए रखा था क्योंकि हमको भी नहीं पता था क्या होने वाला है। शॉन माइकल्स तब से कभी रिंग के अंदर नहीं आया था, और उस चीज़ को, अपनी रेपुटेशन को वो जबकि रखना तो चाहता था अलाइव, हमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली समर स्लैम में होगा क्या। और ट्रिपल एच भी रिमेंबर करते हैं कि भाई मैच से पहले मैं शॉन माइकल्स की मदर के पास गया और मैंने उनको ये बात बोली, भाई काफ़ी इमोशनल होते हुए, कि मैं तुम्हारे बेटे को कुछ होने ही नहीं दूंगा, उसको कोई इंजरी नहीं होने दूंगा। बट अंदर से मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या शॉन माइकल्स कर पाएगा और क्या उसे कहीं चोट तो नहीं लग जाएगी। तो अगस्त 25, 2002 गाइस, समर स्लैम का शो हमको देखने को मिला, जो कि एक कमाल का आउटस्टैंडिंग मैच था बिटवीन 2 बेस्ट फ्रेंड्स ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स। और जितनी इसकी बढ़िया स्टोरी थी, 4 साल बाद शॉन माइकल्स ने फिर से प्रूव कर दिया कि भाई ना तो मेरे अंदर कोई रिंग रस्ट है, और जो मैं पहले कर सकता था बिल्कुल वैसे ही मैं अभी भी परफॉर्म कर सकता हूँ। टेबल्स के थ्रू कूदना, ये सारी अलग अलग तरीके की बम्प्स लेना, और साथ के साथ इस मैच में जीतना एंड डिफीटिंग ट्रिपल एच वाज अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम शॉन माइकल्स। और ट्रिपल एच इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं हमने पोस्ट ओपिनियन में। और WWE के पास इस टाइम पे काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि भाई हाँ, हम शॉन माइकल्स को यूज़ कर सकते हैं। और विंस ने उनको फिर से एक बार कॉल करा टू फाइट इनसाइड द फर्स्ट एवर एलिमिनेशन चेंबर मैच। और यहाँ पे गाइज वो कहते हैं कि केस बाय केस बेसिस पे हम देख रहे थे कि अगर शॉन लड़ सकता है उसको यूज़ करेंगे, अगर उसको मेडिकली क्लियर करा जा रहा है तो क्यों ना हम उसको आगे यूज़ करते जाएं। और नवंबर 17, 2002 को ये एलिमिनेशन चेंबर मैच शॉन माइकल्स ने जीता एंड ही बिकेम द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन।
एडम कोल यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे भाई बहुत उनको खुशी हो रही थी उस पॉइंट पे देख के कि शॉन माइकल्स इस सारी चीज़ों के थ्रू गुजरने के बाद भी उस लेवल की परफॉर्मेंस दे पा रहा है जो कि मे भी बहुत सारे सुपरस्टार्स कई सालों की ट्रेनिंग के बाद भी नहीं दे पाते हैं। और ये वो मोमेंट थी जब शॉन को पर्सनली भी रियलाइज हो गया कि हाँ भाई आई एम बैक, और एक वेटरन चैंपियन जिसका करियर एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था खत्म हो गया था, नाउ ही बिकेम द बिगेस्ट स्टार ऑफ रूथलेस एग्रेशन एरा एंड शॉन माइकल्स वाज बैक ऑन टॉप। और यहाँ पे उन्होंने हर बंदे को गलत तो प्रूव कराई क्योंकि किसी को ये बात नहीं पता था कि शॉन माइकल्स ऐसे वापस आ सकता है। ही वॉज स्टिल अ शो स्टॉपर, ही वॉज स्टिल मिस्टर रेसलमेनिया, और सबको ये बात पता लग गई थी कि शॉन इज बैक। इसके बाद बात करी जाती है उनके रेसलमेनिया 21 के मैच की, विच वॉज अगेंस्ट कर्ट एंगल, एक और क्लासिक मैच गाइस। और यहाँ पे कर्ट एंगल खुद कहते हैं कि शॉन ने अपने रिटर्न के बाद जो परफॉर्मेंस दी है, जिस तरीके से उसको रिएक्शन मिला था, वो एक नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस थी। और वो कहते हैं कि इट वाज माय बेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम अगेंस्ट शॉन एट रेसलमेनिया 21। और जबकि शॉन को वन ऑफ द बेस्ट माना जाता था उनकी बड़ी इंजरी से पहले, मे भी एक ऐसा वर्जन था शॉन माइकल्स का जो कि उस वर्जन से भी बेटर था। और उन्होंने बहुत सारे बड़े स्टार्स के साथ रेसलिंग करी अपने इस रिटर्न के बाद, लेकिन एक बड़ा नाम था जो कि उनकी लिस्ट पे था, एक ऐसा मैच जो कि 2 से 3 साल पहले उस टाइम पे पॉसिबल भी नहीं लग रहा था लोगों को कि दूर दूर तक हो भी सकता है। इसको एक ड्रीम मैच भी उस वजह से नहीं बुलाया जाता था, एंड दैट वाज मिस्टर रेसलमेनिया हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स अगेंस्ट हल्क होगन। और ये गाइज फर्स्ट टाइम एवर ऐसी चीज थी जो कि WWE फैंस को देखने को मिलने वाली थी। शॉन माइकल्स ये करना चाहते थे और WWE के पास ये करने का मौका था, तो आखिर वो क्यों ऐसा ना करते। तो शॉन माइकल्स हल्क होगन की एक टैग टीम बनाई जाती है जिस मैच को वो जीतते हैं, और मैच के बाद शॉन माइकल्स टर्न्ड ऑन हल्क होगन, और इसके बाद वो कहते हैं स्टोरी लाइन के अंदर कि मैं इस हल्का मेनिया की जो मिथ है इसको बस्ट करना चाहता हूँ और ये प्रूव करके रहना चाहता हूँ कि हल्क होगन सिर्फ अपने पास्ट सक्सेस के बल पे इस टाइम पे फेमस है, इस टाइम पे सरवाइव कर रहा है, कि वो शॉन माइकल से इस एरा में बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। और एक मिशन भी यहाँ पे जो है HBK निकल गए थे, और इस पूरी फ्यूड के अंदर उन्होंने भाई पूरे मजे लूटे हैं। लैरी किंग के साथ उनकी एक सेगमेंट हुई थी जहाँ पे हल्क होगन को उन्होंने इम्पर्सनेट करा, वो बहुत ज्यादा फनी थी। और स्पेशली उनका कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल में जो प्रोमो हुआ था, दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट शॉन माइकल्स प्रोमो गाइज, क्योंकि इतनी उनको हीट मिल रही थी, लेकिन साथ के साथ वो मॉन्ट्रियल के क्राउड को यहाँ पे उल्लू बनाते हैं कि ब्रेट हार्ट फाइनली वापस आ गए हैं, पर वो एक प्रैंक थी विद द क्राउड ऑफ मॉन्ट्रियल। तो ये वो परफॉर्मेंस थी जो कि शॉन माइकल से लोग एक्सपेक्ट करते थे, वो हील जो कि शॉन माइकल्स बन सकता है, जिसको हर कोई बंदा भाई पसंद ही नहीं कर सकता है। और ये थोड़ा हिंट दे रहा था उस शॉन माइकल्स का जो कि एक टाइम पे लोग बिल्कुल सह नहीं पाते थे, क्योंकि असली नेचर भी इस बंदे की वैसी थी। बट नाउ इन स्टोरी लाइन ही वॉज गिविंग अस हिंट्स अबाउट द ओल्ड शॉन माइकल्स, लेकिन हमको पता था कि अब वो रियल लाइफ में बंदा चेंज हो चुका है। तो अगस्त 21, 2005 समर स्लैम में गाइस एक और क्लासिक मैच, और यहाँ पे एडम कोल, जॉनी गारगानो दोनों बात करते हैं कि वो जो एटमॉस्फेयर था उस टाइम पे वॉशिंगटन DC के अंदर, वो कुछ ऐसा था जो कि WWE फैंस ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था। जिस तरीके से शॉन माइकल्स ने हल्क होगन के बिग बूट को सेल किया था, वो एक ऐसी चीज थी जो उससे पहले कभी लोगों ने देखी नहीं थी। और शॉन इस मैच को इतना एंटरटेनिंग बना रहे थे हर एक वे में कि लोगों का इंटरेस्ट इससे जा नहीं रहा था। और जबकि शॉन माइकल्स इस मैच को यहाँ पे हारे, तब भी उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि कितना अच्छा मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, और वो जो इंजरी है वो एक पास्ट में है, और ये बड़े बड़े ड्रीम मैचेस भाई अभी भी मैं इजीली दे सकता हूँ। और पोस्ट ओपिनियन में उनका खुद का यही कहना था कि मेरे को कोई रिग्रेट नहीं था हल्क होगन से हारने का, बिकॉज दैट वाज अ ड्रीम मैच, एक ऐसा टिक मार्क जो कि अपने रिज्यूमे में मैं डालना चाहता था रेसलिंग का, और वो मैंने कर दिखाया। एंड स्पेशली गाइस इसके बाद रेसलमेनिया 22 2006 की हम बात करें, जहां पे उन्होंने रेसल करा था नन अदर देन मिस्टर मैकमैन को, और उस मैच के अंदर शॉन माइकल्स एक ऐसी चीज वापस लेके आए जो कि फिर से लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, एंड दैट वाज द DX चॉप, यानी कि सक इट साइन। और वो जब उन्होंने करा तो लोगों को एकदम से हिंट मिला कि आखिर पहली बार इतने टाइम में शॉन माइकल्स ने ये DX का यहाँ पे साइन क्यों करा है। और ट्रिपल एच भी कहते हैं जब मैं उस मैच को देख रहा था मैं हंस रहा था, और मैंने सोचा था कि इस मैच में मैं भी करूंगा जाके जब मेरी बारी आएगी अगेंस्ट जॉन सीना। तो ये चीज हुई, उसके बाद शॉन ने भी करा, ट्रिपल एच ने भी करा,
लोगों को कहीं ना कहीं हिंट मिला कि क्या रूथलेस एग्रेशन के अंदर हमको एटीट्यूड एरा का थोड़ा सा हिंट देखने को मिल रहा है। क्या इतने टाइम बाद ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स की कमाल की फ्यूड के बाद ये दोनों रीयूनाइट कर सकते हैं डी जनरेशन एक्स को। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को कई हफ्तों तक अलग अलग तरीकों से टीज करा, लेकिन फाइनली जून 12, 2006 ऑन मंडे नाइट रॉ इस पॉइंट पे डी जनरेशन एक्स रीयूनाइट हुई। विंस मैकमैन वाज शॉक्ड इन स्टोरी लाइन, और जबकि ऑब्वियसली उस पॉइंट पे वो एग्जैक्टली वो चीजें नहीं कर सकते थे जो कि एटीट्यूड एरा के टाइम पे डीएक्स देखने को मिलती थी, लेकिन अभी भी इन दोनों के पास बहुत सारे क्रिएटिव और फनी वेज थे एंटरटेन लोगों को करने के लिए, बिकॉज देयर कैन ओनली बी वन डीएक्स। अब भले ही वो विंस मैकमैन या मैकमैन फैमिली को पिस ऑफ करने के लिए हो या फिर कोई और सुपरस्टार से पंगे लेने के लिए, हम जानते हैं गाइस कि डी जनरेशन एक्स से ऊपर उसके लिए कोई स्टेबल नहीं है। और ये एक ऐसी चीज थी जो उस पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूँ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतने सालों बाद हमें डीएक्स का रियूनियन देखने को मिलेगा। इस पॉइंट पे 4 साल हो चुके थे शॉन माइकल्स को इन हिज सेकंड रन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, और जबकि डीएक्स बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी इन द रेसलिंग बिजनेस एज अ टीम, दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा था जो कि सिंगल रन को डोमिनेट कर रहा था, एंड ही वाज द राइजिंग स्टार, ही वाज द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन एंड हिज नेम वाज जॉन सीना। और रेसलमेनिया जब आ रही थी तो कोई लॉजिक ही नहीं था कि इन दोनों को आपस में किसी तरीके से इन्वॉल्व ना करा जाए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओरिजिनल प्लान था टू हैव ट्रिपल एच अगेंस्ट जॉन सीना एट रेसलमेनिया 23, जो कि पिछली साल की रेसलमेनिया का एक रीमैच होता, लेकिन न्यू एज रेवोल्यूशन के अंदर ट्रिपल एच इंजर्ड हो गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पे एक बड़ी रिप्लेसमेंट चाहिए थी, और रिप्लेसमेंट कोई छोटी हो नहीं सकती थी, तो इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं था कि वो जाएं मिस्टर रेसलमेनिया शॉन माइकल्स के पास। और हर बार शॉन माइकल्स अपने आप पे इतना प्रेशर डालते थे कि मुझे अपना बेस्ट मैच देना है, दैट इज वाइज मिस्टर रेसलमेनिया, और वो पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ भाई हर बंदे के साथ मैं कमाल का मैच दे सकता हूँ। तो इसको ऑफिशियल करा गया और वो कहते हैं कि वाई आई कैन गिव द बेस्ट मैच बिकॉज आई कैन, वाई आई एम मिस्टर रेसलमेनिया बिकॉज आई एम। रेसलमेनिया 23 2007, और जॉन सीना भी ये कहते हैं कि भाई सबसे ईजीएस्ट है शॉन माइकल्स काम करने के लिए, उनके साथ केमिस्ट्री बनाने के लिए, क्योंकि वो ये तो जानते ही हैं कि किन चीज़ों में मैं खुद बेस्ट हूँ, लेकिन साथ के साथ वो अपने अपोनेंट्स को ऐसे स्टडी करते हैं कि जो मैच की केमिस्ट्री बनाई जाती है, जो कि स्क्रिप्ट बनाई जाती है, जिस तरीके से बुक करा जाता है उस मैच को, शॉन माइकल्स एक नेक्स्ट लेवल पे उस चीज़ को सोच सकते हैं। और यहाँ पे शॉन कहते हैं पोस्ट ओपिनियन में कि सीना को हराना कोई मेरा पॉइंट नहीं था, ये एक और टिक इन द बुक था मेरी कमाल के रिटर्न जर्नी के अंदर, क्योंकि जॉन सीना उस समय राइज पे था। मैं भी अपने करियर में उस पॉइंट पे जानता था कि जॉन सीना को मुझे वो टॉर्च पास करनी है, उसको वो राइज देना है, और मैंने उसके अंदर कोई भी रोल प्ले करा वो मैं एक बहुत बड़ी बात समझता हूँ, बिकॉज जॉन सीना डिफीटेड शॉन माइकल्स गाइस एट दिस रेसलमेनिया। तो शॉन ने बेसिकली एक जनरेशन के रेसलर यानी कि अपने आप को नई जनरेशन के रेसलर्स के साथ कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन, JBL, शेल्टन बेंजामिन बात करते हैं कि कैसे उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली फ्रॉम शॉन माइकल्स। और ये तो सारे लोग जानते हैं कि माइकल्स का करियर कितना कमाल का रहा, लेकिन हमने ये भी अभी देखा कि बहुत सारे उसके अंदर स्ट्रगल्स थे जिनको माइकल्स को ओवरकम करना पड़ा। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद कोई ये डिनाई नहीं कर सकता है कि जो सेकंड रन था शॉन माइकल्स का इन द WWE, वो पॉसिबली बेस्ट एवर सेकंड रन था किसी का भी। हमको एक नया और इम्प्रूव्ड पर्सन भी, लेकिन साथ के साथ परफॉर्मर भी देखने को मिला, जिसको पता था कि भाई कैसे मेमोरेबल मोमेंट्स एक के बाद एक मैं इस WWE यूनिवर्स को दे सकता हूँ, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स गाइस जो कि लोग अभी भी आज की डेट में याद रखते हैं, इट्स रेसलमेनिया 24 अगेंस्ट रिक फ्लेयर, जहां पे उनका करियर खत्म करने से पहले शॉन माइकल्स बोलते हैं आई एम सॉरी, आई लव यू, और उनको स्वीट चिन म्यूजिक वो मारते हैं। वो एक ऐसी मोमेंट है जो कि गार्गानो कहते हैं प्योरली इमोशन पे बेस थी, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करी गई, लेकिन उसको लोग याद रखते हैं बिकॉज इट मेंट सो मच। और अपने करियर के एंड के टाइम पे उस समय जब वो पास आ रहे थे फाइनली रिटायरमेंट के, दो वो मैचेस जो उन्होंने अंडरटेकर के अगेंस्ट दिए एट रेसलमेनिया 24 एंड एट रेसलमेनिया 25, वो गाइज वन ऑफ द बेस्ट मैचेस हैं एवर इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। और यहाँ पे शॉन माइकल्स कहते हैं कि मैंने अपनी एडल्ट लाइफ में जितना टाइम मार्क कैलवे यानी कि अंडरटेकर और पॉल लेवेक यानी कि ट्रिपल एच के साथ बिताया है, उतना और किसी के साथ नहीं बिताया है। और यहाँ पे अंडरटेकर का ये कहना था कि शॉन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और उसको अपनी टर्म्स पे इस बिजनेस को छोड़ने का मौका मिला, इसलिए वो इतना खुश है, और उसको यहाँ पे मैं इसीलिए इतना प्रेज करूंगा बिकॉज ही वॉज बिगेस्ट बिग मैच स्टार एवर। और जब एक पॉइंट पे गाइज बाकी नए स्टार्स
बॉर्न हो रहे थे, एक ओल्ड स्टार, एक पुरानी एरा का स्टार रीबॉर्न हो रहा था एंड ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इन द रूथलेस एग्रेशन एरा। तो ये एक ऐसा स्टार है जो कि हमको अगर अपने सेकंड रन में देखने को नहीं मिलता तो कितनी सारी हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं WWE की जो हम कभी विटनेस नहीं कर पाते, एंड दैट इज हाउ WWE resurrected the heartbreak kid शॉन माइकल्स। तो गाइज ये था सेकंड लास्ट एपिसोड रूथलेस एग्रेशन सीरीज का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब रूथलेस एग्रेशन स्टार्ट हुआ तो कैसे WWE ने फ्यूचर को सिक्योर करा, कैसे उनको पता लगा कि कौन सा स्टार हमारी कंपनी में आगे बड़ा बन सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे गाइज। लेकिन ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।